तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी ऑफिसर ऑन ड्यूटी को, जो मलयालम सिनेमा की एक जबरदस्त मूवी है। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग जोसेफ नाम के पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं, जो अपना जीवन लीला खत्म करने की लेटर लिख रहा होता है और खुद को खत्म कर लेता है। दूसरी तरफ हम लोग जोसेफ के असिस्टेंट को देखते हैं, जो बाइक से कहीं जा रहा होता है, तो इसे कुछ लोग फॉलो करते रहते हैं। अब इसके बाद कहानी कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होती है। एक दिन एक बुढ़ी औरत बस ट्रेवल कर रही होती है, तो वह बस को रुकाकर पुलिस वालों को बुलाकर कंप्लेन करती है कि मेरे सीट के बगल में बैठे ये दो औरत मेरे सोने की चैन चुरा ली। एसआई इन तीनों औरतों को पुलिस स्टेशन बुलाकर स्पेशली उन दोनों औरतों से यही कहने लगता है कि आप दोनों सच बता दो, नहीं तो सीआई सर आ गए तो मामला कुछ और ही हो जाएगा। उसी समय पुलिस स्टेशन पर सीआई हरिशंकर आता है। इन तीन औरतों को पुलिस स्टेशन में देखकर वह एसआई से पूछता है, तो एसआई सब कुछ हरिशंकर को बताता है कि सर, इस बूढ़ी औरत का शक इन दोनों औरतों पर है कि इसने उनकी चैन को चुराई है। इन दोनों औरतों में एक औरत प्रेग्नेंट होती है। हरिशंकर इस प्रेग्नेंट औरत को देखकर इसे कहता है कि तुमने इस औरत की सोने की चैन चुराई है, जल्दी से निकालकर इन्हें इनका चैन वापस कर दो। प्रेग्नेंट औरत बोलती है कि सर, मैंने चैन नहीं चुराई, लेकिन हरिशंकर इस पर गुस्सा होकर इसे थप्पड़ मार देता है और अपने पुलिस स्टाफ को डांटने लगता है। कहता है कि इन दोनों की शक्ल से ही लगती है कि यह दोनों चोर है। क्या ट्रेनिंग लेकर आए हो यहां पर तुम लोग? और शॉकिंगली बाद में वह औरत उस बूढ़ी औरत की चैन वापस करती है। दरअसल हरिशंकर पहले एसपी था, कुछ कारणों की वजह से डी प्रमोट होकर बाद में सीआई बन गया। एसआई हरिशंकर के पास आकर यही कहता है कि सर, आपको उस प्रेग्नेंट औरत के ऊपर हाथ नहीं उठानी चाहिए थी, अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ गई तो। ये बातें सुनकर हरिशंकर उस एसआई को डांटने लगता है कि अब तुम मुझे समझाओगे, बताओगे कि मैं ड्यूटी कैसे करूं, जाओ जाकर तुम अपना काम करो। इसके बाद ये एसआई डीएसपी साहुल राज के पास कॉल करके हरिशंकर ने जो उस औरत के साथ किया उसे सारी वाकया बताने लगता है कि सर, हमारे पुलिस स्टेशन पर एक चोरी का केस आया, उसमें एक औरत प्रेग्नेंट थी और हरिशंकर सर ने उसके ऊपर हाथ उठाया, आप ही उनसे बात करके उन्हें समझाइए। इसके बाद साहुल हरिशंकर के पास कॉल करके उसे समझाने लगता है। इससे गुस्सा होकर हरिशंकर पुलिस स्टेशन के सारे स्टाफ को इकट्ठा करके इन सब के ऊपर गुस्सा होकर डांटने लगता है कि मेरी कंप्लेन किसने एसपी को की, तुम सब मेरे अंदर काम कर रहे हो और यहां का बात यही रहनी चाहिए। हरिशंकर को शक भी होता है कि मेरी बात एसपी तक एसआई ने पहुंचाई है। अब थोड़ी देर के बाद दो लोग इस पुलिस स्टेशन पर आते हैं, कंडक्टर चंदू और उसके साथ एक लड़की। कंडक्टर चंदू हरिशंकर को कहता है कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने की वजह से मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने सोने की चेन फाइनेंस कंपनी में जाकर गिरवी रखी। लेकिन फाइनेंस कंपनी वाले जब उस सोने की चैन को चेक किया तो बोले कि यह फेक गोल्ड है। सर, मेरे घर में फेक गोल्ड मौजूद नहीं है, शायद वही फाइनेंस कंपनी वालों ने मेरी गोल्ड को बदल दिया। ओ, फाइनेंस वाली लड़की बोलती है कि सर, ऐसा हमारे कंपनी में 10 सालों के अंदर ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया, हम लोग तो अपने कस्टमर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। अब हरिशंकर चंदू के ऊपर शक करके इससे कुछ सवाल करने लगता है। चंदू कहता है कि सर, मैंने उस चैन को अपनी बेटी के लिए खरीदा था, लेकिन मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से मैं उस चैन को गिरवी पर रखने के लिए गया। हरिशंकर कहता है कि चलो ठीक है, पहले तुम मुझे अपनी पत्नी के पास ले चलो। अब चंदू हरिशंकर को लेकर अस्पताल पर आता है, तो सच में यहाँ चंदू की पत्नी की ट्रीटमेंट चल रही होती है, कुछ इंपॉर्टेंस ऑपरेशन करनी जरूरी है। अब यहाँ पर चंदू की बेटी होने की वजह से हरिशंकर चंदू की बेटी को अकेले में ले जाकर इससे कुछ सवाल जवाब करता है। तो ये लड़की हरिशंकर को कुछ सच्चाइयां बताती है। ये हमें कहानी में आगे मालूम पड़ेगी कि उस लड़की ने हरिशंकर को क्या बताया। लेकिन हरिशंकर को यह सच्चाई मालूम पड़ जाती है कि चंदू की बेटी ने असली सोने की चैन को हटाकर उसके जगह नकली सोने की चैन रखी। अब इसके बाद हरिशंकर अपने टीम मेंबर को कहता है कि तुम सब पता लगाओ कि चंदू की बेटी ने उस चैन को किस दुकान पर गिरवी रखी है। हरिशंकर के टीम मेंबर थोड़ी बहुत इंक्वायरी करने के बाद हरिशंकर के पास कॉल करके उसे कहते हैं कि सर, इसी दुकान में चंदू की बेटी ने सोने की चैन गिरवी पर रखा, लेकिन उसी चैन के साथ उसने एक और चैन को गिरवी पर रखा, मतलब कि दूसरा चैन कोई दूसरा शख्स यहां पर गिरवी पर रखा होता है। हरिशंकर कहता है कि अब तुम लोग यह पता करो कि आखिर उन दोनों चैन को किस दुकान से खरीदा गया था। अब यह पुलिस वाले इंक्वायरी करने के बाद हरिशंकर के पास कॉल करके इसे यही कहते हैं कि सर, एक चैन तो कुवेरी ज्वेलर्स से खरीदा गया था और उस चैन को खरीदने वाला शख्स बेंगलुरु का जोसेफ नाम का एक पुलिस वाला था। हाल ही में वो पुलिस वाला जोसेफ खुद को खत्म कर लिया।
ये दूसरे चैन के बारे में अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा। थोड़ी देर के बाद हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। अब इसके बाद हरिशंकर जोसेफ के घर जाकर उसकी पत्नी को चैन दिखाकर इसके बारे में पूछने लगता है कि क्या इस चैन को आपके पति ने खरीदा था। जोसेफ की बीवी कहती है, हाँ सर, इस चैन को मेरे पति ने ही खरीदा था मेरी बेटी को गिफ्ट देने के लिए, लेकिन उसके गले में से पता नहीं किसी ने उस चैन को चुरा लिया। इस तरह से जोसेफ की बीवी अपनी बेटी को हरिशंकर के पास बुलाकर उसे सच्चाई बताने के लिए कहती है। जोसेफ की बेटी कहती है कि सर, जब मैं कॉलेज से वापस घर आ रही थी तो कोई अनजान शख्स मेरे गले से उस चैन को छीन कर भाग गया। बाद में मैं और मेरे पिताजी कंप्लेन दर्ज की। हरिशंकर तुरंत समझ जाता है कि यह लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन उसके मां के सामने हरिशंकर कुछ बोलता नहीं। वह चुपचाप यहां से चला जाता है। इधर हरिशंकर के 2 पुलिस वाले उस चैन के बारे में इंक्वायरी करते रहते हैं। तभी इन दोनों को एक हैरान कर देने वाली सच्चाई मालूम पड़ती है और यह दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें इस बारे में हरिशंकर सर को नहीं बतानी है। साहुल राज के पास कॉल करके उसे यह बातें बताने लगते हैं। एसपी साहुल भी यही इन्हें कहता है कि तुम इस बारे में हरिशंकर को कुछ मत बताना। इधर पुलिस स्टेशन पर वह कंडक्टर चंदू हरिशंकर से मिलने के लिए आता है। हरिशंकर चंदू के ऊपर गुस्सा होकर बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि जब तुम पुलिस स्टेशन आना तो तुम अपने साथ अपनी बेटी को भी लाना। दरअसल चंदू, बात यह है कि तुम्हारी बेटी एक लड़के से प्यार कर बैठी, लेकिन वह शख्स ड्रग्स एडिक्ट था। धीरे धीरे करके तुम्हारी बेटी को भी ड्रग्स की लत लगवा दी। ड्रग्स के नशे में उसके साथ गलत हरकतें करके उसकी वीडियो बना ली और तुम्हारी बेटी को ब्लैकमेल करने लगा। तो इसी दौरान तुम्हारी बेटी असली सोने की चैन को गिरवी रखकर थोड़े पैसे अपने बॉयफ्रेंड को दे दी ताकि वह उससे पीछा छुड़ा सके। तुम्हारी बेटी की उम्र अभी 17 साल है, यानी कि वो एक बालिग है। इसलिए तुम अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन लाओगे तो हम उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज करेंगे। चंदू हरिशंकर को यही कहने लगता है कि नहीं नहीं सर, आपसे कोई गलती हुई है, मेरी बेटी ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। हरिशंकर कहता है कि देखो, ऐसी बातें लड़कियां घर में नहीं बताती, तुम अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन आओ। इसके बाद साहुल हरिशंकर को अपने पास बुलाकर इसे कहते हैं कि तुम उस चैन केस को यहीं पर बंद कर दो। इस केस को दूसरी टीम सॉल्व करेगी, लेकिन हरिशंकर मानता नहीं। कहता है कि मैं ही इस केस को सॉल्व करूंगा, क्योंकि हरिशंकर को यह बातें मालूम पड़ चुकी होती है कि मेरे ही टीम मेंबर मुझे इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दिया, वो साहुल राज को दिया। इसके बाद हम लोगों को हरिशंकर की बीवी गीता को दिखाया जाता है। इन दोनों की एक छोटी बेटी होती है। हरिशंकर के घर आने से पहले ही साहुल राज गीता के पास कॉल करके उस चैन वाली केस के बारे में कुछ बातें गीता को बता दी होती है कि तुम अपने पति को समझाओ कि वो केस छोड़ दें। तो अब गीता हरिशंकर को इसी केस के बारे में बताने लगती हैं कि हरि, तुम अपने सीनियर की बात माना करो, लेकिन हरि अपनी बीवी की भी बात नहीं मानता। इस समय हरिशंकर के टीम मेंबर इसके पास कॉल करके इसे कुछ सच्चाइयां बताता है, जिसे सुनकर हरि के तो होश ही उड़ जाते हैं। हरिशंकर जल्दी से कंडक्टर चंदू के घर जाता है। चंदू के घर पर ऑलरेडी बहुत सारे भीड़ होती है। हरिशंकर को देखते ही चंदू गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह हरिशंकर के पास आकर इसे कहता है कि आपने बोला था मेरी बेटी को पुलिस स्टेशन लेकर आओ, अब देखो मेरी बेटी ने खुद को खत्म कर ली। मेरी बेटी की मौत की वजह आप ही हो। दरअसल यहां बात यह होती है कि जब हरिशंकर ने चंदू की बेटी से इंक्वायरी करके पूछताछ की थी, तो उस समय चंदू की बेटी ने हरिशंकर को यह बोली थी कि आप सारी बात मेरे घर वालों को मत बताना, लेकिन हरिशंकर ने चंदू को बता दी। इसी वजह से चंदू की बेटी बहुत ही ज्यादा गिल्ट में आकर खुद को खत्म कर ली। हरिशंकर चंदू के घर के अंदर जाकर उसकी बेटी की लाश को देखकर यह बेहोश होने लगता है। तभी चंदू के पड़ोस के लोग सब हरिशंकर के ऊपर हमला करने लगते हैं कि नहीं, पुलिस वालों की वजह से चंदू की बेटी मर गई। अब यहां पर साहुल राज होने की वजह से हरिशंकर को किसी भी तरह से करके यहां से बचाकर उसे घर भेज देता है। इसके बाद हरिशंकर घर आकर खुद को संभालने लगता है। साहुल ऑलरेडी हरिशंकर के बारे में गीता को बता चुका होता है। अचानक से हरिशंकर गीता से अपनी बड़ी बेटी के बारे में पूछने लगता है कि हमारी बड़ी बेटी नीला कहां पर है। गीता कहती है कि उसका सर दर्द कर रहा था, इसलिए वह अपने कमरे में सो रही है। तो हरिशंकर जल्दी से ऊपर वाले कमरे में जाकर नीला नीला कहकर बुलाने लगता है, मगर इसकी बेटी इसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही होती। गीता के ऊपर गुस्सा होकर बोलने लगता है कि मेरी बेटी कहां है। तभी गीता जोर से बोलती है कि तुम्ही ने हमारी बेटी को मार दिया, तुम्हारी वजह से ही वह मर गई। इसके बाद कहानी यहां से फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम लोग हरिशंकर के बड़ी बेटी नीला को देख पाते हैं। हरिशंकर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है,
अब इसी दौरान हरिशंकर और इसके टीम मेंबर सब श्याम नाम के एक शख्स को बहुत ही मुश्किल से गिरफ्तार करते हैं। श्याम थॉमस की बेटी को ट्रैक करके उसकी वो वाली वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। थॉमस की बेटी बदनामी की जिंदगी ना जीकर वह खुद को खत्म कर ली। श्याम के बारे में सुनकर थॉमस जब पुलिस स्टेशन आता है तो वह उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। पुलिस वालों को श्याम के पास एक लैपटॉप मिलता है। हरिशंकर जब इसके लैपटॉप को चेक करता है तो इसके लैपटॉप में हरिशंकर की बेटी नीला की वो वाली वीडियो होती है। मतलब कि नीला किसी लड़के से प्यार करती रहती है और वह शख्स नीला को ड्रग्स एडिक्ट बनाकर उसकी वीडियो बना लिया था। इसके लैपटॉप में ऐसी बहुत सारी लड़कियों की वीडियो होती है। अब इन सबको देखकर हरिशंकर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह श्याम को खत्म कर देता है। अब इसे देखकर तो सारे पुलिस वाले की होश उड़ जाती है कि पुलिस कस्टडी में श्याम की मौत हो गई। थोड़ी देर के बाद साहुल गीता के पास कॉल करके इसे सारी बात बताता है। तो गीता अपनी बेटी से बहुत ही प्यार से इस बारे में जब पूछती है तो वह सारी बात बताती है कि हाँ माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती थी लेकिन वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा। गीता कहती है कि तुम रो मत बेटी, तुम अभी बच्ची हो ना, बस तुम उसके बातों में आ गई, तुम फिक्र मत करो। उसी समय हरिशंकर बहुत ही गुस्से में घर आता है। इसी के बारे में पूछने के लिए गीता हरिशंकर को रोकने लगती है कि मैं नीला से बात कर ली है, वह बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है, उसे थोड़ा वक्त दो। उसने कोई गलती नहीं की, उससे बस एक छोटी सी भूल हो गई। हरिशंकर गीता को साइड करके दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है। वह दरवाजा तोड़कर जब अंदर जाता है तो फाइनली इसकी बेटी खुद को खत्म कर चुकी होती है। इस वाकया को देख हरिशंकर को इसी वक्त बहुत बड़ा सदमा लगता है। वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसीलिए वह जब कभी भी किसी डेथ बॉडी को देखता तो उसके साथ ऐसा ही होता। अब प्रेजेंट टाइम पर बस कंडक्टर चंदू मीडिया वालों के सामने आकर यही कहता है कि उस हरिशंकर की वजह से मेरी बेटी की जान गई है। इधर साहुल हरिशंकर के डॉक्टर के पास आता है हरिशंकर के बारे में बात करने के लिए। दरअसल इस डॉक्टर के पास हरिशंकर का ट्रीटमेंट चलते रहता है। यह डॉक्टर भी यही कहती है कि अभी भी हरि के दिमाग में वो ट्रोमा मौजूद है, उसे ठीक होने में अभी भी और सारा समय लगेगा। इनडायरेक्टली साहुल राज हरिशंकर की मदद करते रहता है। थोड़ी देर के बाद हरिशंकर और उसकी बीवी गीता किसी रेस्टोरेंट पर मुलाकात करके हरिशंकर को कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी एक बेटी खो चुकी हूं और दोबारा से मैं अपनी छोटी बेटी को खोना नहीं चाहता। हरिशंकर, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हरिशंकर बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वह तो मेरी भी बेटी है, लेकिन गीता नहीं मानती। वह हरि को छोड़कर सेपरेटली एक दूसरे जगह पर रहने लगती है। इसके बाद हरिशंकर ऑफिसर थॉमस से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। यह थॉमस कल ही बेल पर जेल से बाहर आया होता है। दरअसल यहाँ बात यह है कि उसे दिन हरिशंकर ने शाम को मारा था तो थॉमस ने वो इल्जाम अपने सर ले लिया था। कहता है कि सर, अब मैं तो रिटायर होने वाला हूं और आपका कैरियर अभी तो बहुत लंबा है। इस तरह से हरिशंकर के बदले यह थॉमस जेल चला जाता है। तो आज हरिशंकर इसी थॉमस से बात करने के लिए यहाँ आया होता। थॉमस की पत्नी हरिशंकर को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि इसे नहीं पसंद था कि हरिशंकर के बदले मेरा पति जेल जाए। अब इसी रात 5 शख्स थॉमस के घर आते हैं। क्रिस्टी, आयना, सत्या, सीलिंग, लाइन्स। थॉमस और इसकी बीवी को यह कहते हैं कि हम एलिशा के क्लासमेट हैं, मतलब कि थॉमस की बेटी की स्कूल फ्रेंड्स है। लेकिन थोड़ी देर के बाद थॉमस इनका सच जान लेता है कि मेरी बेटी की ऐसी कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। इसके बाद यह लोग थॉमस और उसकी बीवी को बहुत ही ज्यादा मारने पीटने लगते हैं। इन लोगों ने जूस बनाया था, उसमें जहर मिला दी थी, जिससे थॉमस और उसकी बीवी की वहीं मौत हो जाती है। और यह 5 शख्स कोई और नहीं, श्याम के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। थॉमस की वजह से ही श्याम मर गया, इसलिए बदला लेने के लिए आते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मेरे दोस्त श्याम को थॉमस ने ही मारा है। थॉमस की बीवी मरने से पहले इन लोगों को बता देती है कि तुम्हारे दोस्त को मारने वाला मेरा पति नहीं, वह हरिशंकर है। इस तरह से यह लोग यहाँ पर हरिशंकर की तस्वीर को भी देख लेते हैं। अब सुबह होने के बाद पुलिस वाले फॉरेंसिक टीम थॉमस के घर आते हैं। पुलिस वाले यही सोच रहे होते हैं कि दरवाजा अंदर से लॉक है, तो थॉमस और उसकी बीवी ने खुद को खत्म कर ली होगी। लेकिन हरिशंकर घर को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके साहुल राज के पास आकर उसे बताता है कि उन दोनों ने खुद को खत्म नहीं किया है, कल ही मैं उनसे बात की और उसी तरह इस घर में पीछे वाले पेड़ से घर के अंदर आया जाया जा सकता है। सीधी बात करें तो थॉमस और उसकी बीवी को किसी ने जहर देकर मार दिया। सारे सबूत को देखने के बाद साहुल को भी यह सच्चाई मालूम पड़ जाती है कि इन दोनों को किसी ने मारा है। इधर हरिशंकर उस चैन वाली केस को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लेता है, क्योंकि इसकी बेटी की मरने की वजह यही केस हो सकती है। कोई शख्स है जो लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ गलत कर रहा है।
इसके बाद हरिशंकर अपनी बेटी की दोस्तों को श्याम की फोटो दिखाकर उनसे पूछने लगता है कि क्या मेरी बेटी की बॉयफ्रेंड यही लड़का था। नीला के दोस्त सब यही कहने लगते हैं कि नहीं सर, ये नीला की बॉयफ्रेंड नहीं है। हरिशंकर यही सोचने लगता है कि अगर श्याम मेरी बेटी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था तो मेरी बेटी की वीडियो उसके लैपटॉप में कैसे आई। इसका मतलब श्याम के साथ कुछ और भी लोग हैं। इसी सोच के साथ हरिशंकर अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है, मतलब कि मरे हुए श्याम के कोई दोस्त वगैरह है या नहीं। इसके बाद हरिशंकर वो मरे हुए जोसेफ की बेटी के पास जाकर उसे कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हारा चैन किसी ने नहीं चुराया, तुम मुझे सच्चाई बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, यहाँ पर तुम्हारी माँ भी नहीं है। तो जोसेफ की बेटी हरिशंकर को सच्चाई बताती है कि एक लड़का मुझे प्यार के नाम पर धोखा दिया, मुझे ब्लैकमेल करके मुझे पैसे मांगने लगा, तो इसी दौरान मैंने अपनी चैन बेच दी और घर में मैंने झूठ बोला। इस वाकया के कुछ दिनों के बाद मेरे पिताजी ने खुद को खत्म कर ली। प्लीज सर, आप इस बारे में मेरी मां को मत बताना। इसके बाद हरिशंकर एक और लड़की के पास जाता है, मतलब कि हरिशंकर के इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि एक और लड़की अपना चैन गिरवी पर रखा। श्याम की फोटो दिखाकर इस लड़की से पूछता है कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो, और लड़की कहती है कि यह शख्स कौन है सर, मैं नहीं जानती, और आप जिस चैन के बारे में मुझसे पूछ रहे हो वह मुझे शॉपिंग मॉल में मिली, मतलब कि मैं शॉपिंग मॉल में काम करती हूँ, ट्रायल रूम में मुझे यह चैन मिली तो मैं इसे गिरवी पर रख दिया। अब इसके बाद हरिशंकर और इसके टीम मेंबर सब उस मॉल में उस दिन की सीसीटीवी फोटो को चेक करने लगते हैं। तो सीसीटीवी में यह लोग देखते हैं कि सच में एक लड़की ट्रायल रूम में अपना पर्स भूल कर वहां से चली गई। वह लड़की इस मॉल से जाने से पहले यहाँ के मैनेजर से थोड़ी बहुत बात भी की। अब इसके बाद हरिशंकर उस मॉल के मैनेजर से उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। मैनेजर बोलता है कि सर, मैं उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, बेंगलुरु के एक पॉप में हम दोनों ने एक साथ डांस किया था बस। तभी हम लोगों को एक शॉक्ड कर देने वाली बात मालूम पड़ती है कि वो पांचों शख्स हरिशंकर को फॉलो कर रहे हैं। यह लोग मौके की तलाश में होते हैं कि हम किसी भी तरह करके हरिशंकर को टपका दें, लेकिन क्रिस्टी हरि को फॉलो करना बंद कर देता है। अपने दोस्तों को बोलता है कि उस हरिशंकर को आयना के बारे में मालूम पड़ चुका है, पहले हमें आयना को बचाना होगा। इधर हरि इसी केस के बारे में अपने सीनियर ऑफिसर से डिस्कस करके बेंगलुरु जाने लगता है, वही आयना के बारे में पता करने के लिए। जो लड़की मॉल में अपना पर्स भूल गई थी ना, वही लड़की। यहीं पर हम लोगों को इन पांचों के बारे में दिखाया जाता है। यह कभी बेंगलुरु पर रहते हैं तो कभी केरला में, और उसी तरह हमेशा नशे में धुत रहते हैं। अब तक इन्होंने काफी सारी लड़कियों के साथ ब्लैकमेल कर चुके होते हैं। इसके बाद हरिशंकर बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में जाता है उस मरे हुए जोसेफ के बारे में अच्छे से मालूम करने के लिए। अब केस को अच्छे से स्टडी करने के बाद हरिशंकर को यह बातें मालूम पड़ती है कि शायद श्याम और उसके दोस्तों ने जोसेफ की बेटी को ब्लैकमेल किया होगा। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर जोसेफ ने खुद को खत्म कर ली। हरिशंकर यहाँ पर एक और बात नोटिस करता है कि यह लोग सिर्फ पुलिस वालों को ही टारगेट कर रहे हैं, मतलब कि बेंगलुरु में जोसेफ, थॉमस, हरिशंकर। उसी रात हरिशंकर के एक टीम मेंबर इसे कॉल करके कहती है कि सर, मैंने अभी अभी एक पॉप में आयना को देखा। हरिशंकर कहता है कि तुम उस पर नजर रखो, मैं अभी आ रहा हूं। लेकिन आयना उस पुलिस ऑफिसर लेडी को पहचान कर उसके ऊपर हमला करके यहां से भागने लगती है, और रास्ते के दौरान क्रिस्टी के पास कॉल करके उसे यही कहती है कि वो हरिशंकर के टीम मेंबर मुझे पहचान कर मुझे फॉलो कर रहे हैं। क्रिस्टी और उसके दोस्त सब आयना को बचाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हरिशंकर को आयना की गाड़ी कहीं पर भी नजर नहीं आती। जब चारों तरफ चेकिंग कर रहा होता है तो उसी वक्त आयना अपनी गाड़ी ऑन करके हरिशंकर को ठोकने की कोशिश करती है, मगर हरिशंकर बच जाता है। अब इसी दौरान एक लॉरी आकर आयना की गाड़ी को ठोक देती है, जिससे आयना की वहीं मौत हो जाती है। अब यह खबर जैसे ही क्रिस्टी और उसके दोस्तों को मिलती है तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगते हैं। डिसाइड कर लेते हैं कि अब इस हरिशंकर का गेम बजाना ही पड़ेगा। इसी की वजह से ही आयना हमारे बीच नहीं रही। अब सुबह होने के बाद हरिशंकर मोर्चरी रूम आकर यहाँ के डॉक्टर को कहता है कि इस आयना को देखने के लिए इसके दोस्त लोग जरूर आएंगे। अगर आयना को देखने के लिए कोई भी आया तो आप मुझे कॉल करके बुला लेना। और उसी तरह हरिशंकर अपने टीम मेंबर को भी यहाँ लगा देता है। तभी क्रिस्टी और उसके फ्रेंड सब किसी भी तरह करके आयना को देखने के लिए आते हैं। तभी यहाँ एक लेडी डॉक्टर आकर इनसे पूछने लगती है कि आप लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए। इस तरह से वह इन लोगों को डांटते हुए हरिशंकर के पास कॉल करने लगती है। हरिशंकर जब तक यहाँ हॉस्पिटल आता तब तक यह लोग इस डॉक्टर को जख्मी कर चुके होते हैं।
हरिशंकर इन लोगों के साथ फाइट करता है, मगर यह लोग हरिशंकर को भी जख्मी कर यहां से निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद हरिशंकर उस लेडी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बताती है कि सर, उन चारों में से मैं 2 लोगों को जानती हूं। एक दिन उनमें से 2 शख्स ड्रग्स के हैवी डोज की वजह से वह मेरे पास आए थे अपना इलाज करवाने के लिए। इसके बाद हरिशंकर उस जोसेफ के असिस्टेंट के पास जाकर उससे पूछता है कि जोसेफ मरने से पहले कौन सा केस डील कर रहा था, और उसी तरह शाम और उन 5 की फोटो दिखाकर इसके बारे में पूछने लगता है। तो जोसेफ का असिस्टेंट एक दिन की रात के वक्त की घटी वाकया के बारे में बताता है। अब यहां से सीन छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन एक बस कंडक्टर जोसेफ के पास कॉल करके इससे कहता है कि सर, हमारे बस में कुछ लोग ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। तो जोसेफ जल्दी से इस बस के पास आता है तो बस में शाम और उसके दोस्त ड्रग्स का सेवन कर रहे होते हैं, जिस वजह से जोसेफ शाम, आयना और सेलीन को हिरासत में लेता है। इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त शाम जोसेफ को यही कहता है कि सर, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लो, मगर हम तीनों को छोड़ दो। लेकिन जोसेफ आयना के ऊपर हाथ रखकर कहता है कि मुझे पैसे नहीं, कुछ और चाहिए। लेकिन गुस्से में आयना जोसेफ के ऊपर थूक देती है। अब जोसेफ इसका बदला लेने के लिए शाम को गाड़ी में ही लॉक करके उन दोनों लड़कियों को झाड़ी के पीछे ले जाकर उनके साथ गलत करने लगता है। अब यह वाकया घटने के बाद शाम और उसके दोस्त सब जोसेफ की बेटी को टारगेट करके उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगे, और इसी सदमे की वजह से जोसेफ ने खुद को खत्म कर ली। प्रेजेंट टाइम पर हरिशंकर उस बस कंडक्टर चंदू को पुलिस स्टेशन बुलाकर उन 6 लोगों की तस्वीर दिखाकर इसे पूछता है कि क्या तुम इन लोगों को जानते हो। तो कंडक्टर चंदू जो हुआ वह बताने लगता है। दरअसल उस रात उस बस का कंडक्टर चंदू ही था। जब चंदू वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा था तो बस के कुछ पैसेंजर चंदू के पास आकर कंप्लेन देने लगे कि बस में कुछ लोग ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। जब चंदू उन लोगों के पास गया, उन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह लोग चंदू को ही मारने पिटने लगे, जिस वजह से चंदू पुलिस ऑफिसर जोसेफ के पास कॉल करके उसे अपने बस के पास बुलाता है। तो अब हरिशंकर चंदू को यही कहता है कि उस दिन तुमने उन लोगों के बारे में पुलिस को बताया, तो उसी का बदला वह लोग अब ले रहे हैं, और इस बदले की आग में तुम्हारी बेटी भी शिकार हुई। मतलब कि उन लोगों के साथ जो हुआ इसमें तुम्हारा भी हाथ है। अब इसके बाद हरिशंकर यही सोचने लगता है कि आखिर उन लोगों ने मेरी बेटी को शिकार क्यों किया। साहुल से कहता है कि तुम एक बार गीता से मुलाकात करके उन 6 लोगों की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में पूछो। तो अब साहुल गीता के पास आता है। उन 6 लोगों की तस्वीर दिखाकर गीता से जब पूछता है तो गीता एक इंसिडेंट के बारे में बताती है। दरअसल उस रात उसे बस में गीता अपनी बेटी के साथ ट्रेवल कर रही थी, बेंगलुरु से केरला। बस में नीला यह देखती है कि वह शख्स शाम अपनी गर्लफ्रेंड को पप्पी सपी करते हुए ड्रग्स का सेवन कर रहा है। इस वाक्य को नोटिस कर गीता पहले शाम और उसके दोस्त को रोकने लगती है कि तुम पब्लिक प्लेस पर ऐसा कैसे कर सकते हो, मगर यह लोग गीता से झगड़ा करने लगते हैं। तो गीता बस कंडक्टर के पास आकर कंप्लेन करती है। तो इस तरह से इस मामले में गीता और उसकी बेटी भी शामिल थी। अब हरिशंकर यही सोचने लगता है कि मेरी बेटी नीला की मरने की वजह मैं नहीं, मेरी पत्नी गीता है। साहुल कहता है कि यह सच्चाई हम गीता को बता देते हैं, लेकिन हरिशंकर मना करता है कि नहीं साहुल, अगर सच्चाई गीता को मालूम पड़ेगी तो वह बहुत ही ज्यादा गिल्ट महसूस करेगी, और वो दुख कैसा होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इस तरह हरिशंकर और गीता का कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा होता है, लेकिन हरिशंकर गीता को सच नहीं बताता। तभी हरिशंकर का एक टीम मेंबर इसे कॉल करके बताता है कि क्रिस्टी के लोग कंडक्टर चंदू को फॉलो कर रहे हैं। लगता है कि वह लोग चंदू को मारने वाले हैं। अब यह जानकारी मिलते ही हरिशंकर के लोग भी चंदू के ऊपर नजर रखने लगते हैं। फिलहाल चंदू अपनी बेटी की फोटो फ्रेम बनवाने के लिए दुकान पर गया होता है। अब इसी दौरान क्रिस्टी के लोग मौका पाकर चंदू के ऊपर हमला करके यहां से भाग जाते हैं। अब यहां आसपास हरिशंकर अपनी टीम मेंबर के साथ ही होता है, तो जल्दी से चंदू को हॉस्पिटल पहुंचाता है। तब जाकर चंदू को हरिशंकर की बातों पर यकीन होता है। अब इसके बाद हरिशंकर गीता के घर पर जाता है, क्योंकि क्रिस्टी और उसके लोग गीता के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। यहां हरिशंकर को मालूम पड़ता है कि गीता अपने मायके यहां चली गई। इधर गीता अपने फादर और बेटी के साथ डिनर कर रही होती है। तभी क्रिस्टी और उसके लोग सिक्योरिटी गार्ड को मारकर घर के अंदर चले आते हैं। तभी हरिशंकर गीता के पास वीडियो कॉल करता है, लेकिन कॉल क्रिस्टी लेकर कहता है कि जब तक तुम यहां आओगे तब तक तुम्हारी फैमिली मर चुकी होगी। इस तरह से ये लोग गीता और उसके फादर को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन गीता का फादर अपना गन लेकर इनके ऊपर फायरिंग करने लगता है, क्योंकि यह पहले आर्मी में रह चुके हैं।
अब डर की वजह से वह चारों किसी कमरे में जाकर छुप जाते हैं। गीता का फादर इसे कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को लेकर यहां से चली जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। गीता के जाने के बाद क्रिस्टी और उसके दोस्त सब गीता के फादर को मार देते हैं और उसी तरह गीता को भी फॉलो करके इसे भी मारने की कोशिश करते हैं। तभी हरिशंकर किसी भी तरह करके गीता को ढूंढकर क्रिस्टी और उसके दोस्तों से फाइट करने लगता है। जब क्रिस्टी को जान से मारने ही वाला होता है, तभी साहुल जाकर हरिशंकर को रोक देता है। कहता है कि तुम दोबारा से एक और गलती मत करो, हम इसे कानून से जरूर सजा दिलवाएंगे। अब कुछ दिनों के बाद हरिशंकर की बेटी की बर्थडे होने की वजह से इसकी फैमिली बहुत खुश होती है और यह दोनों डिवोर्स भी नहीं लेते, क्योंकि गीता को क्रिस्टी और उसके दोस्तों से सच्चाई मालूम पड़ चुकी होती है। बर्थडे पार्टी पर साहुल हरिशंकर के पास आकर इसे कहता है कि क्या तुमने न्यूज़ देखी। सीन छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है। क्रिस्टी और इसके दोस्तों के खिलाफ कोई भी सबूत न होने की वजह से कोर्ट इन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। यह चारों लोग किसी जगह पर आकर फ्रूट्स खाते हुए हरिशंकर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि उस हरिशंकर को हमें मारना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर शॉक्ड कर देने वाली बात यह होती है कि हरिशंकर पहले ही उन फ्रूट्स में जहर मिला चुका होता है, जिस वजह से वह चारों लोग तड़प कर मर जाते हैं। और इसी न्यूज को दिखाने के लिए साहुल हरिशंकर के पास आया था। साहुल को पूरा यकीन होता है कि उन चारों को मारने में हरिशंकर का ही हाथ है, लेकिन हरिशंकर साहुल को सच्चाई नहीं बताता। कहता है कि मरे तो मरे, लेकिन तुम केक खाकर जाना। और इसी के साथ यह मूवी यहां पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।